मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग अमाइन के बेसिक कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे और आप उम्मीद कर सकते हो कि यहाँ से कम 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में रहेगा ही रहेगा। यानी ऐसा कोई साल नहीं है जहाँ उसके बेसिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो। कंसेप्चुअल पार्ट है, थोड़ा सा ध्यान से इसको समझोगे और हम डिटेल से पूरा समझाने की कोशिश करते हैं। 11th क्लास में एक चैप्टर था इक्विलिब्रियम, और उस इक्विलिब्रियम में एसिड और बेस के लिए 3 कंसेप्ट दिया गया था: आर्हेनियस कंसेप्ट, ब्रॉस्ट एंड लॉरी कंसेप्ट एंड लीविस कंसेप्ट। आर्हेनियस कंसेप्ट के अनुसार से वो केमिकल सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व होकर हाइड्रोक्सिल आयन का फॉर्मेशन करता है वो बेस कहा जाता है। अमाइन को अगर वाटर में डिसॉल्व करते हैं RNH2 को, तो वाटर में डिसॉल्व होकर ये साल्ट का फॉर्मेशन करता है NH3+ और OH- का फॉर्मेशन करता है। ये इंडिकेट करता है कि आर्हेनियस बेस है, क्योंकि यहां पर ये साल्ट का फॉर्मेशन कर रहा है और साथ में हाइड्रोक्सिल आयन का फॉर्मेशन कर रहा है, आयन का फॉर्मेशन कर रहा है और हाइड्रोक्सिल आयन दे रहा है। फिर आया था लीविस कंसेप्ट। लीविस कंसेप्ट के अनुसार से जिनके पास में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लीविस बेस कहा जाता है। जिनके पास डिफिशिएंसी ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उन्हें एसिड कहा जाता है। अगर हम लोग अमाइन का स्ट्रक्चर लिखते हैं, अमोनिया से ही बना है अमाइन, तो अमोनिया का अगर कंसेप्ट दिमाग में है तो वहां से आप निकाल सकते हो। तो यहाँ इनके पास में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से भी इन्हें हम लोग बेस कहेंगे और इन्हें लीविस बेस कहा जाता है। कई बार बोर्ड में रिपीटेड क्वेश्चन है 1 मार्क्स का, यही पूछा हुआ है व्हाई अमाइन इज कॉल्ड लीविस बेस। तो आपको बताना पड़ेगा कि अमाइन नाइट्रोजन एटम हैज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एंड अकॉर्डिंग टू लीविस कंसेप्ट the substance which has lone pair electron act as a Lewis base. Therefore, amine, aniline, ammonia, these all are Lewis base. इन्हें बेस कहा जाता है। ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कंसेप्ट के अनुसार से प्रोटॉन डोनर एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर। अमाइन का रिएक्शन अगर किसी प्रोटोनिक एसिड लाइक HCl से कराते हैं तो ये कॉरस्पॉन्डिंग साल्ट का फॉर्मेशन करता है RNH3Cl, यहाँ प्लस और ये माइनस। एनिलीन का कराते हैं तो वो एनिलीनियम साल्ट का फॉर्मेशन करता है। तो ये साल्ट का फॉर्मेशन ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की वजह से हुआ, तो इसलिए इन्हें हम लोग ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कंसेप्ट के अनुसार से भी बेस कहेंगे। यानी कि अमाइन, अमोनिया एंड एनिलीन, क्योंकि अमाइन और एनिलीन अमोनिया का डेरिवेटिव है, तो जो प्रॉपर्टी अमोनिया शो कर रहा है वही अमाइन और एनिलीन भी शो करेगा। इट एक्ट एज आर्हेनियस बेस because it produces hydroxyl ion in aqueous solution. It acts as a Lewis base because its central atom nitrogen has lone pair electron. It acts as Bronsted base because it reacts with acid and accept the proton to form corresponding salt. ये अपने salt का फॉर्मेशन करता है। तो ये सब कंसेप्ट के अनुसार से ये बेसिक नेचर को इसको प्रूफ कर रहा है कि ये बेस है। ऐसे भी किसी केमिकल सब्सटेंस का एसिड से रिएक्शन कराते हो और अगर वो साल्ट का फॉर्मेशन कर रहा है तो ये इंडिकेट करता है कि वो केमिकल सब्सटेंस बेसिक नेचर का है। अब इनके बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में थोड़ा बात करते हैं, Kb और pKb के बारे में बात करते हैं। जैसे यहीं पर ये एनालाइज किया, याद करो इक्विलिब्रियम चैप्टर है, वहां पर अगर इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया है तो K का वैल्यू अगर निकालेंगे RNH3+ into OH- divided by RNH2 into H2O। H2O चूंकि सॉल्वेंट है और 11th में पढ़े होंगे आप कि जो सॉल्वेंट फॉर्म में है प्योर लिक्विड प्योर सॉलिड के कंसंट्रेशन को यूनिटी मानते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी कांस्टेंट होता है। तो ये कांस्टेंट है, ये K भी कांस्टेंट है, तो ये दोनों कंबाइन करके नए कांस्टेंट का फॉर्मेशन करते हैं। यानी एक स्टेप में और आगे बढ़े हम लोग तो K into H2O it would be equal to RNH3+ into OH-
RnH2 और ये कंबाइन कर एक नया कांस्टेंट बनाता है जिन्हें Kb कहा जाता है, यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। यहां पर इनका ये डिसोसिएशन हो रहा है एंड इट वुड बी इक्वल टू RnH3 into OH minus RnH2। अब अगर यहाँ Kb और इस OH के बीच के रिलेशन को देखो तो Kb और ये OH हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंडिकेट कर रहा है कि Kb और बेसिक स्ट्रेंथ दोनों एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो कंक्लूजन ये आएगा कि Kb डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बेसिक स्ट्रेंथ का, बेसिक स्ट्रेंथ का। तो अभी कहीं क्वेश्चन में दिया हुआ है Kb को अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर Kb, तो Kb कहने का मतलब बेसिक स्ट्रेंथ, तो उनके इंक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ के अनुसार से अरेंज करना है। Kb से ही रिलेटेड इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। Kb से ही रिलेटेड एक और पार्ट आता है pKb। pKb Kb से निकालते हैं। pKb ऐसे लिखते हैं pKb इट इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ Kb। तो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ Kb कहने का मतलब ये हुआ कि pKb इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया Kb का, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ। ये बेसिक स्ट्रेंथ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तब ये दोनों पॉइंट ध्यान में रखोगे। अगर Kb के बारे में कहा गया तो Kb डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेसिक स्ट्रेंथ का, और pKb के बारे में कहा गया तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेसिक स्ट्रेंथ का। तो अरेंजमेंट इस अनुसार से करेगा, या तो डायरेक्ट स्टेटमेंट देगा अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ, या तो फिर कहेगा इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर Kb या फिर pKb। तो ये रिलेशन आपको ध्यान में रखना होगा, उसके अनुसार से आप करो। अब यहाँ हम लोग अमाइंस के कंपैरेटिव बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे, और इसके बेसिक स्ट्रेंथ को हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे, गैसेस फेज में और दूसरा एक्वस फेज में। एक्वस फेज में कुछ और कंसेप्ट आते हैं, जब उस जगह पहुंचते हैं तो वहां उसके बारे में बात करेंगे। अभी गैसेस फेज में अमाइन लिविस बेस है। अमोनिया के जितने डिराइवेटिव्स अमाइन हो या एनिलीन हो, ये लिविस बेस है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब इनका बेसिक स्ट्रेंथ इस बात पर डिपेंड करेगा कि अपने इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कितना इजीली ये डोनेट कर सकता है, किसी दूसरे को दे सकता है। अब ये डिपेंड करेगा कि इस हाइड्रोजन को हटाकर कौन सा ग्रुप लगा इसके साथ में। अगर यहां इस हाइड्रोजन को हटाकर इसकी जगह पर अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, यानी H और ये H, तो यहां ये अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन पंपिंग ग्रुप है, ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है, और इस प्लस आई इफेक्ट की वजह से ये अपना अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को प्रोवाइड करेगा, पंप करेगा। नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा तो इस नाइट्रोजन में अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, यानी कि इसका बेसिक स्ट्रेंथ का वैल्यू बढ़ जाएगा। वहीं अगर इस हाइड्रोजन को हटाकर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग गया, जैसे सपोज फिनाइल लगा हुआ है, यानी एनिलीन के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहां बेंजीन के बारे में आप पढ़े हैं कि ये माइनस आई इफेक्ट शो करता है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, खींचेगा, ये माइनस आई इफेक्ट। तो जब नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो इसके पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रिड्यूस कर जाएगी, यानी कि अमोनिया के रिस्पेक्ट में एनिलीन का बेसिक स्ट्रेंथ वैल्यू कम होगा। अब अगर इन्हीं तीन को हम लोग कंपेयर करें तो RnH2 ज्यादा बेसिक होगा अमोनिया के रिस्पेक्ट में, और इनसे कम बेसिक स्ट्रेंथ होगा एनिलीन का। और दोनों जगह पर जैसे यहां देखो इसी वाले पार्ट को हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं, यहां अल्काइल ग्रुप है, यहां हाइड्रोजन है और यहां बेंजीन भी। इंडक्टिव इफेक्ट अल्कोहल के समय में भी बताए थे कि हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट वैल्यू 0 होता है।
यानी कि हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ही किसी दूसरे एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने और इलेक्ट्रॉन पंप करने की टेंडेंसी को देखा जाता है। हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी जिसमें हो गया वो माइनस आई इफेक्ट। हाइड्रोजन से अगर कम इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी है प्लस आई इफेक्ट प्रोड्यूसिंग, और हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट जीरो, यानी हाइड्रोजन को एक स्टैंडर्ड मान लिया गया है। तो अमोनिया के रिस्पेक्ट में अमाइन ज्यादा एसिडिक नेचर का, सॉरी बेसिक नेचर का होगा, और इससे कम बेसिक नेचर का एनिलीन होगा, बेंजीनामाइन होगा, क्योंकि यहां बेंजीन माइनस आई इफेक्ट शो करता है। पहला पॉइंट ये हो गया। अब अगर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन को देखें हम लोग, तो टर्सरी अमाइन में 3 अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, सेकेंडरी अमाइन में 2 अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, प्राइमरी अमाइन यानी कि RnH2 है, और अमोनिया यानी कि NH3 है। तो इन चारों में सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगा टर्सरी का, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन पंपिंग ग्रुप अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, प्लस आई इफेक्ट प्रोड्यूसिंग ग्रुप लगा है। इससे कम बेसिक स्ट्रेंथ सेकेंडरी का होगा, इससे कम प्राइमरी का होगा, और इससे कम अमोनिया का होगा। तो ये 2 पॉइंट निकाला गया जो ध्यान में रखना है आपको कि किनका बेसिक स्ट्रेंथ किस अनुसार से होगा। ये टर्सरी है, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है, और ये अमोनिया हो गया, क्योंकि हम लोग अमाइन को क्लासिफाई करते हैं। अब अगर बेंजीन रिंग है और बेंजीन में कोई इलेक्ट्रॉन पंपिंग हो गया तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, जैसे अल्काइल ग्रुप ऐड कर दिया, वहीं इसके साथ में कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, खींचने वाला ग्रुप है, तो प्लस आई इफेक्ट प्रोड्यूसिंग ग्रुप तो सिर्फ अल्काइल ही है। बाकी जितना फ्लोरीन, नाइट्रो, कार्बोक्सिलिक, एल्डिहाइड के जितने सारे ग्रुप हैं वो सब के सब माइनस आई इफेक्ट प्रोड्यूसिंग ग्रुप है, और अगर माइनस आई इफेक्ट प्रोड्यूसिंग ग्रुप लगा रहेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ का वैल्यू घट जाएगा। एक एक पॉइंट को अगर आप बुक पढ़े होंगे तो जहां जहां पर इंडिकेट किया है वो सब हम यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं और बिल्कुल इत्मीनान से बता रहे हैं। फिर से बोल रहे हैं, हम लोग का सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, अब लास्ट में जो कुछ बचे हुए हैं उसको एकदम इत्मीनान से पढ़ा रहे हैं। और ये इसलिए ताकि जो थोड़ा ध्यान नहीं दिए हैं, अब अगर कम से कम सीरियस हुए हैं तो थोड़ा जल्दीबाजी में और मत पिछड़ जाए, इसलिए इसको आराम से लेके चल रहे हैं। तो आप ध्यान से इसको देखोगे, वीडियो जो बता रहे हैं उसको समझने की कोशिश करोगे, जो क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे उसे आप देखोगे। तो ये गैसियस फेज के बारे में था, क्वेश्चन में इंडिकेट किया हुआ रहेगा, नहीं किया हुआ रहेगा तो क्या करेंगे वो आगे बात करेंगे। जैसे कि पहले बताया था आपको, बेसिक स्ट्रेंथ अमोनिया का 2 फेज में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक गैसियस फेज में जहां सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट का कंसेप्ट काम करता है, जिसके बारे में भी बताया, टर्सरी का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा, उससे कम होगा सेकेंडरी का, उससे कम होगा प्राइमरी का, उससे कम होगा अमोनिया का, और उससे कम होगा एनिलीन का। लेकिन एक्वस फेज में 2 फैक्टर काम करते हैं और दोनों एक दूसरे का इनवर्स है, दोनों एक दूसरे का उल्टा है। इंडक्टिव इफेक्ट के साथ साथ यहाँ एक और सॉल्वेशन इफेक्ट एंड स्टेरिक इफेक्ट भी काम करता है। सॉल्वेशन इफेक्ट को पहले समझते हैं। अमोनिया और अमाइन अगर हम लोग ले लें तो यहाँ H और ये H, ये प्राइमरी अमाइन हो गया, RNR और यहाँ H, ये सेकेंडरी अमाइन हो गया। ध्यान से समझना थोड़ा, RNR और ये R, यहाँ ये टर्सरी अमाइन हो गया। सॉल्वेशन इफेक्ट अमाइन के वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी पर डिपेंड करता है। यानी वो अमाइन जो वाटर के साथ ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा उसके सॉल्वेशन इफेक्ट का वैल्यू ज्यादा होगा, उसका बेसिक स्ट्रेंथ का वैल्यू ज्यादा होगा। अब आप इन तीनों को देखो, इसमें ये 2 हाइड्रोजन एटम हैं जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, इसके पास में सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम है और इसके पास में एक भी हाइड्रोजन एटम है। यानी कि सॉल्वेशन इफेक्ट का वैल्यू सबसे ज्यादा प्राइमरी में आ गया, उससे कम सेकेंडरी में है, और सबसे कम किस में हो गया, टर्सरी में। यानी सॉल्वेशन इफेक्ट के अनुसार से अगर सॉल्वेशन को देखा जाए तो सॉल्वेशन इफेक्ट सबसे ज्यादा आ रहा है प्राइमरी में,
RnH2, इससे कम आ रहा है सेकेंडरी में R2NH, और सबसे कम आ रहा है टर्सरी में यानी R3N। तो सॉल्वेशन इफेक्ट के अनुसार से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिक नेचर का ये होगा, उससे कम बेसिक स्ट्रेंथ इनका होगा और सबसे कम इनका होगा। लेकिन अगर इंडक्टिव इफेक्ट को हम लोग देखें तो इंडक्टिव इफेक्ट अल्काइल ग्रुप यानी इलेक्ट्रॉन पंपिंग ग्रुप पर डिपेंड कर रहा है। इंडक्टिव इफेक्ट इसके अनुसार से सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट आता है टर्सरी में, इसके बाद में आता है सेकेंडरी में, और सबसे कम आता है प्राइमरी में। अब इन दोनों को देखो कितना कंट्राडिक्टरी है। सॉल्वेशन इफेक्ट के अनुसार से प्राइमरी होगा सबसे ज्यादा बेसिक नेचर का, और इंडक्टिव इफेक्ट के अनुसार से सबसे ज्यादा टर्सरी होगा। अब ये दोनों फैक्टर काम कर रहे हैं वाटर में, यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट भी काम कर रहा है और सॉल्वेशन इफेक्ट भी काम कर रहा है। टर्सरी का इंडक्टिव इफेक्ट वैल्यू ज्यादा है लेकिन इसका सॉल्वेशन इफेक्ट वैल्यू कम है। प्राइमरी का सॉल्वेशन इफेक्ट वैल्यू ज्यादा है लेकिन इसका इंडक्टिव इफेक्ट वैल्यू कम है। तो अब जो फाइनल वैल्यू आएगा, और एक और स्टेरिक इफेक्ट होता है। स्टेरिक इफेक्ट जैसे मिथाइल है और दूसरा इथाइल है, तो मिथाइल के कंपैरिजन में इथाइल का साइज बड़ा होगा, तो जितना बड़ा साइज होता जाएगा उसके सॉल्वेशन इफेक्ट का वैल्यू उतना ही कम होता चला जाएगा। यानी यहां पर भी ये इंडक्टिव इफेक्ट का उल्टा हो गया, यानी इंडक्टिव इफेक्ट से अपोजिंग चला जाता है सॉल्वेशन इफेक्ट का वैल्यू। अब इस कंडीशन में रिजल्टेंट वैल्यू डिपेंड करेगा। अब आप थोड़ा सा गेस कर सकते हो यहां पर कि इसमें सॉल्वेशन इफेक्ट प्राइमरी का ज्यादा है लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट टर्सरी का ज्यादा है, जबकि सेकेंडरी दोनों जगह पर इंटरमीडिएट पोजीशन पर है। ये भी बीच में आ रहा है, यहां भी बीच में आ रहा है सेकेंडरी। तो एवरेज जब निकालते हैं तो सेकेंडरी जो वो सबसे ज्यादा हो जाता है, क्योंकि इसमें सॉल्वेशन इफेक्ट भी है और इंडक्टिव इफेक्ट भी है। जबकि अगर हम लोग टर्सरी अमाइन के केस में देखते हैं तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है, इसके पास में हाइड्रोजन एटम नहीं है, तो इसके सॉल्वेशन इफेक्ट का वैल्यू मिनिमम, इंडक्टिव इफेक्ट का वैल्यू मैक्सिमम। तो जब रिजल्टेंट निकालते हैं तब उस कंडीशन में इनका एक सीक्वेंस होता है जिसको आपको ध्यान में रखना होगा, और वो सीक्वेंस दो पार्ट में। एक ये ध्यान रखना है कि मिथाइल के केस में क्या होता है और दूसरा इथाइल के केस में क्या होता है। तो उन पार्ट को जो आपको याद रखना है वो हम यहां बता रहे हैं। एक चीज तो यहां क्लियर हो गया आपको कि एक्वस सॉल्यूशन में दो फैक्टर काम करते हैं, सॉल्वेशन इफेक्ट भी काम करता है और इंडक्टिव इफेक्ट भी काम करता है। और इसके अनुसार से मिथाइल और इथाइल अमाइन का एक्वस फेज में ये सीक्वेंस आप ध्यान में रखोगे। सबसे ज्यादा आएगा पहले मिथाइल को लेकर के चलते हैं। सेकेंडरी का CH3 होल्ड वाइज NH, ये सेकेंडरी नेचर का होगा। इसके बाद में आता है प्राइमरी अमाइन CH3NH2, इसके बाद आता है टर्सरी अमाइन यानी CH3 होल थ्राइस N, और इसके बाद आएगा अमोनिया यानी NH3, और अमोनिया से कम ही नहीं, लेकिन हमें इसी वाले पार्ट को ध्यान में रखना है, ये टर्सरी का सीक्वेंस आ गया। इसमें सॉल्वेशन इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट दोनों ज्यादा हो गए। इस जगह पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो ये एक भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना रहा है, यानी कि इसका सॉल्वेशन इफेक्ट वैल्यू मिनिमम हो गया। तो यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट और सॉल्वेशन इफेक्ट इनके कंपैरिजन में इसका ज्यादा होता है। लेकिन जब इथाइल अमाइन बोलोगे तो इथाइल अमाइन में इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट कर जाता है सॉल्वेशन इफेक्ट के रिस्पेक्ट में, तो वहां पर ये टर्सरी यहां आ जाएगा, प्राइमरी इसके बाद में आएगा। यानी इथाइल के केस में C2H5 होल्ड वाइज NH, ये सेकेंडरी, C2H5 होल थ्राइस N यानी ये टर्सरी आ गया, और फिर C2H5NH2 यानी प्राइमरी, और फिर अमोनिया
NH3। ये दो कंडीशन आप याद रखोगे, जनरली यही पूछता है। और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो अल्काइल कार्बन एटम का नंबर बढ़ेगा तो सॉल्वेशन इफेक्ट के कंपैरिजन में इंडक्टिव इफेक्ट वहां ज्यादा डोमिनेट करने लगेगा। तो और अलग अलग केसेस आएंगे। तो आपके सिलेबस में मिथाइल और इथाइल भी है, लेकिन सवाल उठता है कि अगर दे दिया इथाइल की जगह पर प्रोपाइल है तब हम क्या करेंगे? तब आप ये सेकंड वाले कंसेप्ट को रखोगे, यानी इसका ये सीक्वेंस ध्यान में रखिएगा, यानी सेकेंडरी, टर्सरी, प्राइमरी और फिर अमोनिया। किस फेज में? एक्वस फेज में। गैसियस फेज अगर कहा है तो अभी हम लोग डिस्कस किए हैं, कोई भी अल्काइल ग्रुप दिया हुआ है गैसियस फेज के केस में सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगा टर्सरी का, इसके बाद में आ जाएगा सेकेंडरी का, इसके बाद में आ जाएगा प्राइमरी का और फिर आ जाएगा अमोनिया का, और सब में एनिलीन इसके बाद में आता चला जाएगा। ये गैसियस फेज में जहां पर कोई भी अल्काइल ग्रुप लिया जा सकता है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे और ये तीनों पॉइंट हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश किए हैं समझाने का। एक दो बार आप वीडियो रिपीट करके भी देख सकते हो। उसके बावजूद भी अगर डाउट लग रहा है तो बगैर इफ बट का ये तीनों पॉइंट आप सिर्फ याद रखिएगा, इसको याद कर ही लीजिएगा, क्योंकि कम से कम 1 मार्क्स का 2 और 3 मार्क्स भी हो सकता है। तो मायने रखता है कि अगर एक क्लास में आप कम से कम 1 मार्क्स आप अचीव कर रहे हैं, और ये बस इतना सिंपल सा, इसी पे बेस्ड एनसीईआरटी का क्वेश्चन है वो बनेगा, उसको बनाएंगे। तो एक्वस फेज में ये कंसेप्ट अप्लाई करना है, गैसियस फेज में ये। एक पॉइंट और, अगर फेज नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये इंडिकेट नहीं किया है कि ये गैसियस फेज है या एक्वस फेज है, तब तो प्रॉब्लम होगा। किसे लेकर के बनाए? एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें फेज इंडिकेट नहीं किया है इंटेक्स और एग्जाम्पल में, लेकिन अगर उनके सॉल्यूशन का एनालिसिस करोगे आप तो वो जो ट्रेंड फॉलो कर रहा है वो एक्वस का फॉलो कर रहा है, और हमें अपने एग्जामिनेशन में एनसीईआरटी को फॉलो करना है। क्वेश्चन में फेज इंडिकेट करना चाहिए, तभी तो स्टूडेंट को पता चलेगा कि गैसियस फेज का है या एक्वस फेज का है। लेकिन चूंकि एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन दिए जहां फेज इंडिकेट नहीं किया है और उसका सॉल्यूशन भी दिया है एनसीईआरटी में, और वो एक्वस फेज के कंसेप्ट को फॉलो कर रहा है, इसलिए हम लोग भी अगर फेज इंडिकेट नहीं किया है तो एक्वस फेज को कंसीडर करेंगे, और गैसियस फेज इंडिकेट किया रहेगा तब उसको लेके चलेंगे। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन पर आते हैं। सीक्वेंस ध्यान में रखोगे, मिथाइल के केस में सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्सरी, इथाइल के केस में सेकेंडरी, टर्सरी, प्राइमरी, और गैसियस फेज में टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। अब जैसे तुमको याद रखना है 2 1 3 2 3 1 3 2 1, वो आप याद रखिए। ये 3 पॉइंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन पर आते हैं। एग्जांपल 13.4 क्वेश्चन है, यहां पर अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ। डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर कहने का मतलब ये हुआ कि जिनका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है उसको पहले रखना होगा। किनका किनका दिया हुआ है? C6H5NH2, यानी कि एनिलीन दिया हुआ है NH2, C2H5NH2, C2H5NH2, C2H5 whole twice NH, C2H5 whole twice NH, और लास्ट में NH3 यानी अमोनिया। अब देखो, अभी जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे, इसमें सीक्वेंस में अरेंज करना है, लेकिन फेज इंडिकेट नहीं किया है कि ये गैसियस फेज में है या एक्वस फेज में। तो अभी क्या बताएं, अगर कहीं फेज इंडिकेट नहीं किया हो तो हमें एक्वस मान करके चलना है। तो एक्वस में इथाइल और मिथाइल का सीक्वेंस याद रखो। यहां पर इथाइल है तो इथाइल के केस में सेकेंडरी तो दोनों में आता है, सेकेंडरी के बाद में इथाइल में इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट कर जाता है, यानी कि सेकेंडरी के बाद में टर्सरी, फिर प्राइमरी। जबकि वहां अगर हम लोग देखते हैं मिथाइल के केस में तो सॉल्वेशन इफेक्ट डोमिनेट करता है, तो सेकेंडरी के बाद में प्राइमरी आ जाता है। तो इस जगह पर सबसे ज्यादा सेकेंडरी का
यानी आंसर जब हम लोग लिखेंगे तो C2H5 होल ट्वाइस NH इनका सबसे ज्यादा होगा। इसके बाद में प्राइमरी यानी C2H5NH2, इसके बाद अमोनिया यानी NH3 और सबसे कम एनिलीन यानी C6H5NH2। ये सेकेंडरी नेचर का हो गया। ये प्राइमरी टर्सरी यहां दिया हुआ नहीं तो आपको अपनी तरफ से तो लिखना नहीं है। ये इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से एनिलीन जो है वो कम होता है, तो नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये भी आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है और ये इंडेक्स का क्वेश्चन नंबर है 13.4। इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ अरेंज करना है। इसके ठीक पहले का जो क्वेश्चन सोल्व किए थे एग्जांपल का, उसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में था। तो जब डिक्रीजिंग ऑर्डर में था तो जिसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा उसको पहले लिखे थे, जिनका कम था उसको लास्ट में लिखे थे। और यहाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो सीक्वेंस उलट जाएगा। कई बार में स्टूडेंट इस पॉइंट को ध्यान से नहीं समझता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर रहा है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। और आप ये भी देखोगे कि कई बार में KB और PKB कहा जाएगा, तो KB बेसिक स्ट्रेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी या तो बेसिक स्ट्रेंथ कहे या फिर KB कहे, दोनों का सीक्वेंस सेम होगा। लेकिन अगर PKB कहता है तो बेसिक स्ट्रेंथ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वहां सीक्वेंस रिवर्स कर जाएगा। खैर यहाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो जिनका वैल्यू कम होगा उसको पहले रखेंगे हम लोग। यहाँ ध्यान से देखो C2H5NH2 है, प्राइमरी है, ये प्राइमरी इथाइलामाइन है। C6H5NH2 एनिलीन है, अमोनिया है। एक यहाँ पर ये एक नया टर्म आ गया, इसको थोड़ा सा समझोगे। अमोनिया के साथ में अगर कोई इलेक्ट्रॉन पंपिंग ग्रुप लगा हो, प्लस आई इफेक्ट लगा हो, प्रोड्यूसिंग ग्रुप लगा हो, तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। और माइनस आई इफेक्ट प्रोड्यूसिंग ग्रुप लगा हो, तब उस कंडीशन में उनका बेसिक स्ट्रेंथ वैल्यू घट जाता है। तो अमोनिया से C6H5NH2 का कम होगा क्योंकि यहां माइनस आई इफेक्ट प्रोड्यूसिंग ग्रुप लगा हुआ है। लेकिन अमोनिया से स्लाइटली ज्यादा होगा इनका, क्योंकि यहां अमोनिया के साथ में अल्काइल ग्रुप CH2 जुड़ा हुआ है जो कि प्लस आई है, या माइनस आई है, लेकिन ये डायरेक्टली नाइट्रोजन से नहीं जुड़ा है, यह अल्काइल से जुड़ा है। यानी कि इस फिनाइल ग्रुप का बेंजीन का इलेक्ट्रॉन खींचने का टेंडेंसी या पावर जो है वो रिड्यूस कर जाएगा यहाँ के रिस्पेक्ट में, इस जगह पर। तो इन दोनों में सीक्वेंस में ध्यान दो, सेकेंडरी का सबसे ज्यादा होगा यहाँ पर। दूसरा चीज ये कि यहाँ फेज नहीं दिया हुआ है, तो पहले भी हम लोग डिस्कस किए कि अगर फेज नहीं दिया है तो वहां पर आपको अपनी तरफ से एक्वस मान करके चलना है। तो अब इनका अगर हम लोग सॉल्यूशन लिखें तो सबसे कम हो जाएगा एनिलीन का, बेंजीनामाइन का। अगर स्ट्रक्चर लिखे हम लोग तो यहाँ बेंजीन के साथ में NH2 ग्रुप लगा हुआ है। इनसे ज्यादा हो जाएगा बेंजाइलामाइन का, बेंजाइली ग्रुप में बेंजीन के बाद में प्लस आई इफेक्ट प्रोड्यूसिंग ग्रुप लगा है और इसके बाद में फिर NH2 ग्रुप लगा हुआ है। तो इनसे ज्यादा ये होगा, सॉरी इसका अमोनिया से भी ज्यादा होगा। इसके बाद में यहां आ जाएगा NH3 और NH3 से ज्यादा होगा बेंजाइलामाइन का, यानी CH2 NH2 का, क्योंकि ये प्लस आई इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। इसके बाद में अब इथाइल में एक प्राइमरी है, दूसरा सेकेंडरी है, तो सेकेंडरी तो सबसे ज्यादा होता है, तो पहले प्राइमरी का लिख लेंगे C2H5NH2 और इनसे ज्यादा होगा C2H5 होल ट्वाइस NH का। फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व हो गया। सेकंड पर आते हैं। प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है और ये एनिलीन है। तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, एनिलीन का सबसे कम होगा, यहां डाल दिए एनिलीन NH2। अब इनमें इथाइल में सेकेंडरी तो सबसे ज्यादा होगा, इसके बाद में इथाइल और मिथाइल में बताए थे कि एक्वस फेज में इथाइल और मिथाइल दोनों का सेकेंडरी सबसे ज्यादा होगा। डिफरेंस होगा प्राइमरी और टर्सरी में। मिथाइल के केस में सॉल्वेशन इफेक्ट डोमिनेट करता है, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड डोमिनेट करता है, और इथाइल में इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट करता है।
इसको ध्यान में रखोगे, दिक्कत नहीं होगा। अब जैसे अगर इथाइल है तो बताया कि इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट करता है, तो सोचो प्राइमरी और टर्सरी इन दोनों में कौन ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा? टर्सरी, यानी कि प्राइमरी के रिस्पेक्ट में टर्सरी का ज्यादा होगा और सबसे ज्यादा हो जाएगा सेकेंडरी का। तो अब यहां पर सीक्वेंस आ जाएगा C2H5NH2, इससे ज्यादा हो जाएगा टर्सरी का C2H5 होल थ्राइस N, और सबसे ज्यादा सेकेंडरी का C2H5 होल ट्वाइस NH का। यहां देखो फिर मिथाइल आ गया, तो मिथाइल है, तो मिथाइल के केस में सॉल्वेशन इफेक्ट, यानी कि सेकेंडरी के बाद में प्राइमरी, प्राइमरी के बाद में टर्सरी आएगा, टर्सरी कम शो करेगा। इस जगह पर भी C6H5NH2 और ये CH2 है, तो अमोनिया के रिस्पेक्ट में अमोनिया यहां नहीं दिया हुआ है, तो सीक्वेंस वही रह जाएगा, यानी कि सबसे कम हो जाएगा बेंजीनामाइड यानी एनिलीन का NH2, और इससे ज्यादा होगा बेंजाइलमाइड का, क्योंकि यहां अमोनिया नहीं दिया हुआ, फर्स्ट वाले में अमोनिया था तो इसको पहले रखे थे NH2। अब इसके बाद में टर्सरी का सबसे कम होगा CH3 होल थ्राइस N, इससे ज्यादा हो जाएगा प्राइमरी का यानी CH3NH2, और सबसे ज्यादा आ जाएगा सेकेंडरी का यानी CH3 होल ट्वाइस NH का। ये सीक्वेंस है। ये इन सब का आंसर लिख दिए हम यहां पर, ये सेकंड का आंसर हो गया और ये यहां पर इनका फर्स्ट का आंसर हो गया। एक्सप्लेनेशन के साथ में इसको बता दिया। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में दिया हुआ है, वहां पर सॉल्वेशन भी दिया हुआ है, डिसॉल्व कर रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी फैक्टर के बारे में भी दिया हुआ है, उसको भी हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिस्कस किए थे। तो उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। उसमें बेसिक स्ट्रेंथ के अनुसार से भी अरेंज करना है, केबी भी दिया हुआ है, पीकेबी भी दिया हुआ है, गैसेस फेज भी इंडिकेट किया है, एक्वस फेज भी इंडिकेट किया है। तो उस क्वेश्चन को खुद से कोशिश करोगे, और ये सब भी हम चाहते हैं कि एक बार में पहले वीडियो आप देख लीजिए और खुद से बनाइए। एकदम इत्मीनान से एक ही टॉपिक आज डिस्कस किए हैं, सिर्फ बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में, यानी कि इतना ही पहले आप कंप्लीट कर लो अच्छे से, और उसके बाद में फिर अगले क्लास में हम लोग इसका केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर लेंगे। इस बार के सिलेबस के अनुसार से डाइजोनियम साल्ट हटा दिया है, यानी कि अगले क्लास में जहां तक पढ़ना है अमाइन चैप्टर में वो हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन डाइजोनियम साल्ट भी हम बताएंगे। एरियर हमारे पास टाइम भी है और डाइजोनियम साल्ट भी इंपॉर्टेंट है, कन्वर्सन वगैरह में आपको हेल्प करेगा। तो एक दो क्लास बढ़ेगा तो बढ़ेगा, ठीक है। तो आज यहीं तक इनको कंप्लीट कीजिएगा और खुद से बनाइएगा, नहीं बनेगा तो फिर हम यहाँ एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। लेकिन ये लास्ट वाले चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट करना है, फर्स्ट वाले चैप्टर के जैसा सारा क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। आज यहीं तक, थैंक यू।